नमस्कार दर्शकों। फेयर लॉ प्रैक्टिशनर्स की ओर से कर्नल अतुल त्यागी अधिवक्ता आपका स्वागत करता है। तो एक बार फिर से अन्नदाता के नाम पर पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास जारी कर दिया है। अफरा तफरी का माहौल है, भागम भाग है, लोगों में पर्याप्त भय और एंजाइटी व्याप्त है। 15 फरवरी से सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं और एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि बच्चे किस प्रकार से उस दिन यानी कि एग्जाम के दिन घरों से जल्दी निकलें, पर्याप्त समय को लेकर निकलें। यानी अगर किसी प्रकार की देरी भी होती है तो उसके लिए वो बच्चे ही जिम्मेदार माने जाएंगे। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति कुछ लोगों के कुछ लोगों के द्वारा संचालित यह समिति ठीक इलेक्शन से 2 महीने पहले सक्रिय हुई है। दर्शकों, दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको दोनों ही पक्ष यानी कि किसान पक्ष, असली पक्ष और किस प्रकार से ये एक सूडो यानी कि एक छद्म किस्म का पक्ष सरकार के सामने रखने की कोशिश की जा रही है, इन दोनों का ही पर्याप्त मात्रा में आपको दर्शन दूंगा। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद आप समझ जाएंगे कि यह विषय कितना गंभीर है और कितनी सरलता के साथ में और कितनी ही नासमझी के साथ में इस तरह के विषय को कुछ ऐसे लोग अपने हाथ में ले बैठे हैं जिनका किसानी से और खेती से शायद कोई संबंध भी नहीं है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में तो यह आंदोलन दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने यह शुरू किया था और वह शुरू किया था औपनिवेशवाद के विरुद्ध। तब यह शोषण के विरुद्ध था, दमन के विरुद्ध था, भूमि पर अधिकारों का हनन के विरुद्ध था। नए कर लगते थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद था और उस समय स्वामी जी ने एक एक अहम रोल अदा किया किसानों को इकट्ठा कर। वह वह किसान जो भारतीय थे और जो असंगठित थे, उन सभी को संगठित करने का एक पवित्र एकमात्र उपाय था कि वह एक सत्याग्रह के माध्यम से अपनी आवाज को दूर बैठी हुई सत्ता लंदन में वहां तक पहुंचाए। असहयोग आंदोलन, बारदौली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ये सभी कृषि संबंधित मुद्दों से जुड़े हुए हैं और ऐतिहासिक हैं। इनके बारे में इस समय चर्चा डिटेल में करना शायद सही नहीं होगा, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इन सभी आंदोलन के ऊपर कहीं ना कहीं कभी गांधी जी का तो कभी विनोबा भावे का और पहले सरस्वती महाराज का हाथ रहा। और इन सभी में कृषकों को, असली कृषकों को एक इकाई के रूप में, मुख्य शक्ति के रूप में उभारने की एक सशक्त प्रयास था। दर्शकों, यह जानना बहुत जरूरी है कि किसान है क्या। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक की भी कृषक नीति जो आधुनिक भारत में यानी कि स्वतंत्र भारत में भी बनी है, उसमें भी किसान का सही प्रकार से एक परिभाषा जाहिर नहीं हो पाती है। आमतौर पर जो एक इम्प्रेशन है वह कृषक का, जो शहर में रहने वाले हैं वह गांव में रहने वालों को कृषक मानते हैं। सच बात यह है कि किसान जरूरी नहीं है कि उसके पास भूमि ही हो। किसान भूमिहीन कृषक भी हो सकता है, वह एक काश्तकार हो सकता है, बटाई पर लेने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, यहाँ तक कि खेतों में काम करने वाले श्रमिक को भी किसान की परिभाषा में रखा गया है। बागान रखने वाले, रेशम पालन करने वाले,
शहद पालन करने वाले और इसके अलावा कई एक मछली पालन, मुर्गी पालन करने वाले सभी लोगों को किसान की ही एक श्रेणी में रखा जाता है। अब बात क्या है कि असली मुद्दा क्या है कि विभिन्न सरकार अभी तक आजादी के बाद किसानों के बारे में नीतियां बनाती आई हैं। कभी संवेदनशील सरकारें आईं, कभी असंवेदनशील सरकारें आईं, मगर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ कदम कभी ना कभी उठाए जाते रहे हैं। राष्ट्रीय किसान नीति 2007, किसान ऋण कार्य योजना, बीमा योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इस तरह की नीतियां बनती रही हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार की नीति बनी। समस्या क्या है कि नीतियां दिल्ली में बनती हैं, नीतियां प्रदेशों की राजधानियों में बनती हैं, मगर उन नीतियों के ऊपर क्रियान्वयन बहुत ही दुर्बल है। यानी कि जब नीतियां मजबूत भी बनती हैं, तो वह बहुत ही बीमार लगती हैं क्योंकि उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। आम किसान तक वह नहीं पहुंच पाती, उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती। इस देश में 15 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध है। हमारा देश 20 प्रकार की कृषि जलवायु क्षेत्र आज रखता है और करीब 13 अग्रणी कृषि निर्यातक देशों में से एक है। मगर इसके बावजूद भी किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। इसके बावजूद भी किसान तकरीबन 20,000 किसान औसतन हर वर्ष अपनी जिंदगी आत्महत्या के माध्यम से खो रहे हैं। सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं जिस प्रकार से हमारे देश में आती हैं, उसका सबसे पहला प्रभाव, दुष्प्रभाव किसान के ऊपर पड़ता है। यह किसान ही है अकेला जिसका तमाम सामान, उसकी संपत्ति दिन रात खुले में खेत में पड़ी रहती है और उसे घर जाना पड़ता है। इस देश में 60% खेती बारिश के ऊपर आधारित है। औसतन जो जोत आकार है खेत का, वह छोटा होता चला जा रहा है। परिवारों में बढ़ोतरी हो रही है। पीढ़ियां दर पीढ़ी खेती का आकार छोटा होता जा रहा है। ये जाहिर सी बात है कि जब आकार छोटा होगा तो उससे होने वाला मुनाफा कम होता चला जाता है, बल्कि खर्चा काफी बढ़ता जाता है। 2013 में 1894 का जो भूमि नियम था, लैंड लॉस था, उसको रिप्लेस कर कर 2013 में एक भूमि सुधार कानून लाया गया। वह भी अब डिटेल में विस्तृत रूप से पढ़ने पर पर्याप्त नहीं पाया जाता है। खेती के जो सहायक उद्योग हैं, वह तकरीबन नहीं के बराबर हैं। लागत बढ़ती जा रही है, खेत छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं और वर्ष के अंत में किसान ठगा सा खड़ा रह जाता है। एक बहुत ही बड़ा कारण है कि किसान का और मंडी का समन्वय ही नहीं हो पाता है। बिचौलिए किसान के ऊपर हावी रहते हैं। तकनीकी सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार पेपर्स के ऊपर बहुत है, मगर उसका एक प्रत्यक्ष रूप से फायदा किसान को होता नजर नहीं आता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, मगर अब जहां पर कभी 1950 में जीडीपी में 50% हिस्सेदारी कृषि की थी, आज वह हिस्सेदारी 14% पर रहकर सिमट गई है। इस परिप्रेक्ष्य में जानना ये जरूरी है कि क्या यह जो आंदोलन का रास्ता कुछ संघर्ष समितियां या संयुक्त किसान मोर्चे ले रहे हैं, क्या यह पर्याप्त है या यह उचित है?
किसानों ने करीब 21 मांगे, इस बार 21 मांगे सरकार के सामने रखी हैं और उसमें एक मुख्य मांग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी। अगर एमएसपी के हिसाब से 24 फसलों को शामिल किया जाए और जिस प्रकार से यह संघर्ष समिति बिना कोई चर्चा किए हुए, बिना कोई समय दिए हुए सरकार के ऊपर हावी होकर अपनी बात को एक जिद के तौर पर मनवाने की कोशिश कर रही है, तो साफ जाहिर है कि अगर सरकार उन बातों को मानकर इम्प्लीमेंट करे, तो कल ही देश की अर्थव्यवस्था चौपट होकर जा पड़ेगी। जब हम कृषक की समस्याओं को समझें, तो हमें उसकी समस्याओं का समाधान उचित प्रकार से, पर्याप्त प्रकार से और व्यवहारिक तौर पर करना होगा, ना कि जिद के तहत। देश का टोटल बजट 45 लाख करोड़ है। अगर 24 फसलों को एमएसपी के माध्यम से बांधा जाए, तो 17 लाख करोड़ रुपया एक तरफ चाहिए और यह इतना पैसा है जिस पर कि पूरे देश के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, यानी कि 36% बजट अव्यवहारिक है, किसी भी तरह से लागू न होने की सिचुएशन पहले से ही क्लियर है। आज जो एक बहुत ही मुख्य बात है, जो सभी देशवासियों को पता होनी चाहिए कि बिना किसी डिक्लेरेशन के भी पिछले 10 वर्षों में एमएसपी तकरीबन दुगनी हो चली है इस सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान। चावल जो 2013 में 1345 रुपए प्रति क्विंटल था, वह 2023 में 2203 है। ज्वार 1500 रुपया 2013 में और अब 3180 रुपया। ये कुछ ऐसे डेटाज हैं जिनको कि कोई ना नहीं कर सकता, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये सामने है, प्रत्यक्ष है। बाजरा जो 2013 में 1250 था, आज वह 2500 रुपए है। रागी 1500 रुपए थी, 3846 रुपए है। इसी प्रकार अगर आप देखें दाल, मूंग जो उस समय 4600 रुपए थी, वो अब 7900 रुपया है। चना जो 3100 रुपए था, वो 5440 रुपया है और मसूर जो 2950 रुपए थी, वह अब 6425 रुपया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सभी फसलें या दालें तकरीबन दुगना या दुगने से भी कहीं ज्यादा वृद्धि ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी हैं और एमएसपी की ही बात हो रही है। कृषि का जो बजट है वो 5 गुना बढ़ चुका है। किसान सम्मान निधि जिसमें 6000 रुपया हर किसान के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है, वो तकरीबन 2.8 लाख करोड़ रुपीस हर साल किसान को जा रहा है। अब यह कुछ ऐसे डेटाज हैं जो इर्रिफ्यूटेबल हैं, जिनको कि निगेट नहीं किया जा सकता। मगर अगर बात जिद की हो और अगर जिद ये हो कि हम तो चाय भी अपनी लेकर आएंगे और सरकार को जनता के बीच में उसको जनता की नजरों से गिराने का प्रयास हो और मोर्चा या संघर्ष समिति की कमान देश में बैठे हुए कुछ देश विरोधी तत्वों के हाथ में हो या अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स के हाथ में हो, तो फिर इन डेटास के का कोई जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है और फिर वही होना चाहिए जो इस समय सरकार ने अब पॉलिसी अख्तियार की है, यानी कि 200 किलोमीटर पहले उनको वहीं पर थाम देना और वहीं पर रोक देना और दिल्ली को इन अराजक तत्वों से बचाव कर कर रखना। अब जरा इससे पहले 2021 में जो ये आंदोलन हुआ था, इसको भी थोड़ा इसके ऊपर नजर डालना जरूरी है। आंदोलन कैसे शुरू हुआ था कि केंद्र ने 3 कृषि कानून बनाए थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम
2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 और कृषक कीमत और कृषि सेवा पर एक कानून 2020। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत और कृषि सेवा पर करार एक कानून, यानी कि 3 ये कानून बने। हिंदी में मैंने इनको परिभाषित किया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून, जिसमें कि जो स्थापित मंडी है उससे बाहर अगर कृषक चाहे तो वह अपना अपनी उपज को बेच सकता है और उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं होगा। यह एक मेन मुख्य बोन ऑफ कंटेंशन बनी और इससे एक ऐसा भ्रम फैलाया जो मोर्चा थे, संयुक्त किसान मोर्चा, ऐसा लगा जैसे कि मंडी समाप्त हो जाएंगी और बाहर से बाहर ही माल बिक जाएगा और अगर माल बाहर बिकेगा तो फिर उसके दाम कम लगेंगे। इस प्रकार से परिभाषित किया गया, इस प्रकार से समझ दिखाई गई या नासमझी दिखाई गई कि एक पूरा भ्रम की स्थिति बन गई। 300 से भी ज्यादा दिन तक वह आंदोलन चलता रहा। अल्टीमेटली दिसंबर 2021 में देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सूझबूझ भरा और बड़े हृदय वाला कार्य किया और तीनों कृषि कानूनों को व्यापक नजरिए से देखते हुए, कुल नफा नुकसान देखते हुए कुछ ऐसे राजनीतिक दलों के जो कहीं पर जमीन नहीं पा रहे थे, उनके मंसूबों को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया। अब यह दल, ये मोर्चे, समितियां क्या कहती हैं कि उन्हें अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल गलत है। अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि 26 पिछली बार इन्होंने ये किया था, जब दिल्ली को इन्होंने बंधक बना लिया था और अराजकता का नंगा नाच हुआ था, कि 26 जनवरी पर उनको भी ट्रैक्टरों से एक रैली करनी है। सरकार वहां पर भ्रम में आई, दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी और हाल सबको मालूम है और शायद दिल्ली कभी उसको माफ भी नहीं करेगी कि किस प्रकार से लाल किले पर एक धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया गया और सुरक्षा बलों के जवानों को वहां पर गहरी खाइयों और नालियों में फेंका गया और वो जख्मी हुए। यह गलती सरकार अब नहीं करने जा रही। इस प्रकार की कार्रवाइयां हुई, अभिव्यक्ति के नाम पर यह हुआ और साथ ही एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात कही गई। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बड़ा क्लियर है मौलिक अधिकार कि सभी मौलिक अधिकार होंगे मगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर इंपोज होगी। अराजकता अराजकता नहीं फैलाई जा सकती और ना ही इसकी परमिशन दी जा सकती है। तो इस प्रकार से जब केंद्र सरकार ने कानून वापस ले लिया तो भी यह बताने की कोशिश की गई कि केंद्र सरकार किसानों के विरुद्ध है और ये सारा डेटा जो मैंने अभी आपको पेश किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कानून भी किसानों के लिए बनाए गए थे, एमएसपी भी बराबर बढ़ती चली जा रही है और जब मैं खुद एक कृषक परिवार से हूं और कृषि में संलग्न हूं, हफ्ते में 2 दिन गांव में बिताता हूं और मैं आपसे ये बता सकता हूं दावे के साथ कि जब मैं सभी क्या किसानों से वार्तालाप करता हूं, तो वह जब 4-5 साल पहले के पीरियड, यानी कि ये इस गवर्नमेंट से पहले के पीरियड को याद करते हैं, 2012, 13, 14 स्टेट के अंदर, यूपी स्टेट में, उस समय गन्ना मिलों के ऊपर पहले तो गन्ने का रेट कम था, साथ ही साथ पेमेंट नहीं होता था सालों। सबको वह दिन याद हैं। बिजली गांव में आती नहीं थी, गन्ने की ट्रॉलियां किसान ले जाते थे, मिलों में डालते थे, पर्चियां ले आते थे, उनके पेमेंट नहीं होते थे और अब रेट बढ़ चुके हैं, 370 रुपए क्विंटल तक पहुंच चुके हैं
किसान रेट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, और अगर रेट से सेटिस्फाइड ना होता, तो उसी प्रकार से आलू की फसल जिस तरह से कोल्ड स्टोरेज में कभी-कभी सड़ जाती है या कभी उसके दाम नहीं लगते हैं, तो उसी प्रकार से किसान ईख का बोने का पैटर्न भी चेंज करता। मगर किसान ने ईख को बोना बंद नहीं किया। क्यों? कि पेमेंट की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। डायरेक्ट, तुरंत के तुरंत, हाथ के हाथ पैसा मिल से मिलता है। यह है सरकार का किसान के साथ एक कमिटमेंट। अब बात की जाती है कि बिजली माफ कर दीजिए, कर्जे माफ कर दीजिए। कुल मिलाकर जो कर्जे हैं वो कई लाख करोड़ में, यानी तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है किसानों का बैंकों पर। तो अब ये संघर्ष समिति को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहने में कि सारे कर्जा माफ होना चाहिए। यह कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का जो अराजक किस्म का एक एक अप्रोच है और दृष्टिकोण है इन समितियों का, यह किसानों को देश के साथ भी एक अलग ले जाते हैं, और किसानों की एक तरह से के साथ एक छल-कपट है। किसान का जो एक स्टेटस है और जो उसकी एक रिस्पेक्टफुल भूमिका है देश की अर्थव्यवस्था के लिए और उसके विकास के लिए, उसको एक बहुत बड़ी ठेस पहुँचती है। क्योंकि उसका नेतृत्व उन शक्तिशाली, उन पवित्र हाथों में नहीं है, जिस तरह से शुरुआत हुई थी। अब वह नेतृत्व उन लोगों के हाथ में है, जो वास्तव में किसान नहीं हैं। वह किसी प्रकार से भी किसान नहीं है, क्योंकि किसान कभी भी अपने ट्रैक्टर को, क्योंकि इतने आर्थिक रूप से किसान शक्तिशाली नहीं रह गए हैं कि वे नए-नए ट्रैक्टर्स को शोरूम से निकलवा कर और किसी आंदोलन में कटीले तारों के ऊपर बैरिकेड के साथ में या नुकीले जो पीसेस लगे हुए हैं सड़कों पर, उनके ऊपर दौड़ाएँ। आंदोलन का तरीका विभत्स हो चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी महिमा मंडन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय जो मीडिया है, वो कहीं न कहीं बहुत सा मीडिया ऐसे तत्वों के साथ में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो कि बाहरी और अंदरूनी तत्व हैं, खालिस्तानी साजिश या मंसूबे रखते हैं, 6 महीने का पर्याप्त राशन लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ किसान, हम हमारे मेरे गाँव में या मेरे आस-पास के गाँव में मैं किसी भी किसान को इस स्थिति में नहीं देखता कि वह 6 महीने का राशन ट्रॉली में लाद कर किसी एक जगह पर पहुँचे और वहाँ पर आंदोलन में शामिल हो जाए। आपने देखा पिछली बार 2021 में कि किस प्रकार से पैरों की मसाज के लिए मशीनें लगी हुई थी। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है बाहरी पैसे से, जिसका कि कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन सुदृढ़ तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जाती है, जिसका फिर राजनीतिक और आपराधिक पहुँच और दृष्टि के साथ में इस्तेमाल होता है। पंजाब सरकार पूरी तरीके से सहायता कर रही है, और पंजाब सरकार ने तो अंबाला के डीएम को एक लेटर भी लिखा है कि आप हमारे एरिया में ड्रोन उड़ा रहे हैं और ड्रोन से आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बिल्कुल इस प्रकार का लेटर है जैसे कि कोई अ, पड़ोसी सरकार, पड़ोसी देश की सरकार हमारे एम्बेसडर को बुलाए या काउंसलर को बुलाए और कहे कि आपके यहाँ से बॉर्डर वायलेशन हो रहा है। राजनीतिक दलों ने अपने हितों को साधना शुरू कर दिया है, और राहुल बाबा ने तो बिना जाने हुए कि एमएसपी क्या है, उसकी क्या इंट्रिकेसीज़ हैं, क्या उसमें इन्वॉल्व्ड है, कितना उसके अंदर आर्थिक रूप से गवर्नमेंट के लिए सस्टेनेबल है कि नहीं, उन्होंने रैलीज़ में कहना शुरू कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडी की सरकार आती है, जो इंडी अब बची नहीं है, तो एमएसपी लागू होगी। सारी शर्तें मान ली जाएँगी, और यह भी कह दिया गया है दूसरे नेताओं के द्वारा कि हम संघर्ष समिति के साथ हैं। देशीय और अंतर्राष्ट्रीय देश के ना चाहने वालों ने
ठीक चुनाव से पहले ये जो शगुफा छोड़ा है, यह सफल होने वाला तो नहीं दिखता है, मगर फिर भी इसका कहीं न कहीं कुछ नुकसान ज़रूर सरकार को हो सकता है। यह मोर्चा सरकार को ना समय देना चाहता है, ना ही कोई स्थान, ना ही कोई विश्वास। यह जिस प्रकार से आकार इस आंदोलन ने लिया है, एक बात तो क्लियर है कि इसकी जो तैयारी थी, वो बहुत पहले से हो रखी थी। इतनी तेज़ी के साथ में 6 महीने के राशन को ट्रॉली में भरना, ये किसान के लिए एक औसतन किसान के लिए संभव ही नहीं है। यह आंदोलन नहीं है, अपितु अपनी एक बेहतरी और मजबूती दिखाने का कुछ राजनीतिक दलों का और कुछ समितियों का एक एक बहुत ही विभत्स और उपद्रवकारी, विध्वंसकारी और ओछे किस्म का एक प्रयास है। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 50 किस्म की किसान मोर्चा हैं और हर व्यक्ति के नाम पर हैं। और यह एक फैशन हो चला है कि छोटी 4 पहिया गाड़ी में, कारों में अखिल भारतीय किसान मोर्चा भानु, अखिल भारतीय किसान मोर्चा बबलू, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी नाम के साथ में ये मोर्चे बने हुए हैं। यह एक प्रकार का एक इंट्रोडक्शन हो गया है, परिचय है और गाँवों में और आस-पास के क्षेत्र में अपनी पहुँच बनाने का या अपनी एक छोटे लेवल की किस्म की राजनीति करने का एक साधन बन गया है। खैर, ऐसा लगता है कि सरकार इस बार पूर्ण रूप से तैयार है और दबाव में ना आने का इरादा है। इलेक्शन से ठीक 2 महीना पहले ये पॉसिबल भी नहीं है सरकार के लिए कि वह किसी प्रकार से भी ऐसा पॉलिसी डिसीजन ले, जो कि आगे आने वाली सरकार के लिए संभव ना हो। इन मोर्चों की कुल मिलाकर जो योजना है, वह खुल चुकी है और सभी देशवासी एकत्रित हैं और सामूहिक रूप से इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, ऐसा आप सभी को जानकारी है। देश के प्रधानमंत्री इस समय बाहर हैं, अबू धाबी में मंदिर का आज प्रतिष्ठा साबित हुई है, प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री का देश में होना या न होना, यह ज़रूरी नहीं है। संचार तंत्र और सरकार की की जो पकड़ है, वह मजबूत है और ऐसा लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पूरे अधिकार हैं और उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली को इस बार बेदाग होकर निकाला जाएगा और किसी भी प्रकार से 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर आना इन अराजक तत्वों का संभव नहीं होगा। किसानों की मांग वक्त-वक्त पर उठे, यह तो ज़रूरी है। सरकार को भी सचेत होना पड़ेगा। लेकिन मांग मंगवाने का जो तरीका है, वह बिल्कुल अनुचित है और गैर कानूनी है और इसको हर संभव कानून के ज़रिए दबाना चाहिए और ऐसा ही लगता है कि यह संभव होगा इस बार सरकार के मजबूत इरादे से। अगले एपिसोड में फिर किसी एक और ज्वलंत विषय के ऊपर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।